नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीजीएल 2023 टायर 1 में आए हुए सारे प्रश्न मेंसुरेशन के क्षेत्र मिति के। मेंसुरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम। ऐसी कोई सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें ये टॉपिक आता नहीं है, इसलिए आप फुल्ली फोकस्ड होके और हाईली कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखोगे। मेंसुरेशन को हम लोग दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 2D 2 डायमेंशन, दो आयाम वाले सारी आकृतियां जितनी भी होती हैं उसको डिस्कस करेंगे, और सेकेंड पार्ट में 3D 3 डायमेंशन वाली सारी ठोस आकृतियां डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 2D और देखते हैं कितने प्रश्न आए हुए हैं, किस टाइप के आए हुए हैं, लेवल क्या है उन प्रश्नों के। तो शुरू करते हैं 3D। ये है आपका सबसे पहला प्रश्न। तो प्रश्न क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया है 5:3, 5:3, और हाइट्स का, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है 5:7। और आपसे पूछ क्या रहा है? रेशियो ऑफ बेसिस, आधार के अनुपात का, आधार का अनुपात बताइए, रेशियो ऑफ बेसिस बताइए, और ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। क्लियर है प्रश्न? तो देखो क्या है, कोई भी ट्रायंगल है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, ये जो है ना, जो भी प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे उसका वो किस कॉन्सेप्ट पे आया हुआ है, ये मेन होता है। कोई भी एग्जाम की जब आप एनालिसिस कर रहे हो पेपर के लास्ट ईयर की, कोई भी एग्जाम आप देते हो तो लास्ट ईयर पेपर के जो भी प्रश्न होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको पता है। तो अब प्रश्न से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है कि किस किस कॉन्सेप्ट पे कौन कौन से टाइप के प्रश्न आए हुए हैं, किस किस फॉर्मूले पे आए हुए हैं, और उसको आप अपने नोट्स में कहीं नोट कर लिया करो। और एग्जाम में जाने से पहले इन कॉन्सेप्ट्स को आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पे सबसे अच्छे से रिवीजन करके जाना होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो देखो कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है। त्रिभुज में अगर इस वर्टेक्स से, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे आप लंब अगर ड्रॉ करते हो तो उसको क्या बोला जाता है? एल्टीट्यूड, अभिलंब या हाइट, ऊंचाई, ठीक है। और जिस भुजा पे आप लंब ड्रॉ करते हो उस भुजा को क्या बोलते हैं? बेस या आधार। इतनी बात क्लियर है। और अगर आपको हाइट दिया हुआ है, ऊंचाई, और आधार दिया हुआ है बेस, तो एरिया क्या हो जाता है उस केस में? ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर है? A फॉर एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। क्लियर है इतना? तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे और इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें देखो दो ट्रायंगल्स की, दो त्रिभुजों की आपकी बात कर रहा है। तो दो त्रिभुज बना लेते हैं। देखो एक बार आपकी समझ बन जाती है ना तो क्वेश्चन एग्जाम में तो फिर आप उड़ा दोगे, देख के भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझेंगे हर प्रश्न को किस तरह से अप्रोच करना है ना। तो देखो दो ट्रायंगल दिए गए हैं और मान लो ये बेस B1 है और हाइट इसकी H1 है, ठीक है। और एक दूसरा ट्रायंगल है, उसका मान लेते हैं बेस B2 है और हाइट जो है H2 है। क्लियर है ना? और इस ट्रायंगल का एरिया जो है मान लेते हैं A1 है, इसका मान लेते हैं A2 है, क्षेत्रफल जो है A1 है, A2 है। तो अब देखो प्रश्न में क्या क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है आपको। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है? अनुपात का मतलब हो गया A1 रेशियो A2, ठीक है ना। ये कितना दिया हुआ है? 5:3, 5:3। क्लियर है इतना? अब देखो A हाफ B इंटू H होता है, तो A1 कितना हो जाएगा? A1 एरिया इस ट्रायंगल का हाफ B1 इंटू H1, B1 इंटू H1। क्लियर है? और A2 कितना हो जाएगा? हाफ B2 इंटू H2, B2 इंटू H2। और ये दिया हुआ है आपका 5/3, 5/3, ठीक है ना। तो देखो हाफ हाफ तो आपके कट जाएंगे
और b1/b2, b1/b2 आपको निकालना है, ठीक है ना। b1/b2 आपको निकालने को दिया हुआ है, यही तो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, हाइट का रेशियो दिया हुआ है, तो यहां से b1/b2 क्या हो जाएगा, b1/b2 अपने को पूछ रहा है, ठीक है। h1/h2 क्या हो जाएगा, 5:7, ठीक है ना। ये आपका h1:h2 हो गया 5:7, और ये है 5/3, क्लियर है ना। तो यहां से आप 5 कट जाएगा, इक्वल के इधर और इक्वल के उधर। अब ये रेशियो कितना आ गया आपका, b1/b2 इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो 7/3, 7/3 जो है आपका आंसर हो गया। बी जो है आपका सही ऑप्शन है, क्लियर है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ जो है इस फॉर्मूले को आपको अगर ध्यान है कि किसी ट्रायंगल में हाइट और बेस दिया जाता है तो एरिया क्या है, तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलें। ये हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, जो बराबर भुजाएं हैं, ईच इक्वल साइड्स है ना, एंड थर्ड साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, रेशियो दिया हुआ 3:2। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिनकी दो बाहें, दो साइड्स बराबर होती हैं। किसी भी त्रिभुज में जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं ना। तो जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो जो बराबर भुजाएं हैं और जो तीसरी भुजा है उनका रेशियो, जैसे a:b है ना, a:b, a:b आपको 3:2 दिया हुआ है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात दिया हुआ है, और आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 30√11 स्क्वायर सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, और आपसे तीसरी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, और ये आपका ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन क्लियर है। तो देखो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या क्या है। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों साइड्स बराबर और एक इसको तीसरी साइड है बी, ठीक है ना। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है कि वर्टेक्स से जब सामने वाली भुजा पे आप लंब ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो दो बराबर भागों में इस भुजा को ये लंब विभाजित कर देता है। इतनी बात क्लियर है। तो अगर b है तो b/2 और b/2 कर देगा। और अब इसकी एरिया, जब भी आपको समद्विबाहु त्रिभुज की एरिया पूछे तो हमेशा इसी फॉर्मूले से निकालेंगे आप, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। कोई इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद कर लेना होता है। इसमें आप फॉर्मूला याद करोगे तो बहुत टफ हो जाता है, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट क्या करना है कि आपको बी दो भागों में विभाजित हो गया, ये लंब है तो ये b/2 आ गया। यहां पे आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से हाइट निकाल लोगे, समकोण त्रिभुज से बेस सही है, हाफ बेस इनटू हाइट। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब आ जाओ प्रश्न पे अपने, है ना। तो इसका मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी अब बराबर भुजाएं और तीसरी भुजा का अनुपात हमेशा संबंध दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। तो अगर देखो ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, अगर ये 3 यूनिट है, ठीक है ना, 3 इकाई है, तो तीसरी भुजा जो है 2 इकाई होगी। इतनी बात समझ में आई। रेशियो है, अगर आपको रियल वैल्यू वास्तविक मान लेना है तो क्या करोगे, 3x और 2x। क्लियर है। 3:5 दिया हुआ है ना, 3:5, तो ये आपका हो जाएगा 5x। क्लियर है। तो आप यहां से लंब ड्रॉ करो, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा, ठीक है। तो ये अगर 5x है तो ये 5x/2 और ये 5x/2, ठीक है। लेंथ ऑफ थर्ड साइड का मतलब है कि 5x आपको निकालना है,
तीसरी भुजा की लंबाई मतलब x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। प्रश्न क्लियर है। अब देखो कैसे अप्रोच करोगे। मेरा कहना है कि इसका जो है, इसका आप एरिया निकालने की कोशिश करो। तो एरिया निकालने की कोशिश करोगे तो देखो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब जो है ये 90 डिग्री है, ये 3x है, ये 5x/2 है ना। समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आप जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है, ठीक है ना। ये है आपका समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री है, तो इसको आप लंब बोलते हो, परपेंडिकुलर बोलते हो, P से डिनोट करते हो, ये आधार है, बेस है, B से डिनोट करते हो, और ये हाइपोटेन्यूज कर्व है, S से डिनोट करते हो, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है क्योंकि 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है, ठीक है। हम लोग कॉन्सेप्ट वीडियो में ये सब सारी चीजें अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग रिजल्ट पे बात करेंगे और प्रश्न किस किस टाइप के आए हैं उसको देखेंगे, है ना, ठीक है। और अगर आपको इसकी कॉन्सेप्ट वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने डाल दिया है, वहां जाके एक बार सारा जो है 2D मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति के सारे जितने फिगर्स बनते हैं, जितने फार्मूले होते हैं, वहां डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का वर्ग लोगे, जोड़ दोगे, ये बराबर आएगा कर्ण के वर्ग के बराबर, हाइपोटेन्यूज के वर्ग के बराबर, ठीक है। तो ये जो है इसको मान लेते हैं आप h मान लो, ठीक है, ये h है, तो h निकालो हम लोग h निकालेंगे, फिर हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया निकाल लेंगे, फिर इससे हम लोग कंपेयर कराएंगे ना, एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो पाइथागोरस लगाओ तो क्या होगा, h स्क्वायर और प्लस 5x/2 का होल स्क्वायर और बराबर आएगा 3x का होल स्क्वायर के, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे हम लोग अच्छे से डिटेल में सारी चीजें समझेंगे और फिर तो प्रश्न उड़ा दोगे आप, है ना, बाई 4, और ये 9x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो -25x स्क्वायर बाई 4। अब 4 9 जा 36, तो 36x स्क्वायर और -25x स्क्वायर कितना हो जाएगा 11x स्क्वायर, है ना, और बाई 4, ठीक है। तो यहां से h कितना आ जाएगा, h देखो ये x स्क्वायर रूट लगाओगे, यहां से h हटाओगे तो यहां रूट लगाओगे, x स्क्वायर बाहर आएगा तो x, और 4 बाहर आएगा तो 2, और यहाँ पे √11, क्लियर है। तो हमारा यहां से h कितना आ गया, h आ गया आपका x/2 √11, है ना, ठीक है। अब देखो तो अब एरिया क्या हो जाएगी आपकी, एरिया इक्वल टू आपको दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू दिया हुआ है 30√11, क्लियर है, 30√11, और h आपको पता चल गया, और यहां से बेस 5x हो जाएगा, तो हाफ बेस मतलब 5x, है ना, ठीक है। और हाइट मतलब हाइट अपने अभी हम लोग फाइंड किए हैं, तो √11, और ये बराबर हो जाएगा 30√11, क्लियर है ना। अब देखो √11 से √11 कट जाएगा, ये 5 6 जा 30, ठीक है। तो यहां से आ गया आपका x 2 बार है, तो x स्क्वायर जो है 2 2 जा 4, देखो ये दोनों जो नीचे हैं डिनोमिनेटर में उधर जाएंगे तो न्यूमरेटर में जाएंगे, 2 × 2 और × 6, तो यहां से x क्या जाएगा, अब जब रूट लोगे आप, जब इसका रूट लोगे, ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा और 2√6, क्लियर है ना। तो x आ गया आपका 2√6, तो यहां पे आप 5 × 2√6, 5 2 10, 10√6 आपका ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। तो ये तो हो गया एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या है, हीरोन्स फार्मूला से भी हम लोग इसको करेंगे।
आप डिसाइड करोगे कि अब दोनों में से आपको कौन आसान पड़ेगा, लगभग बराबर पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन के बहाने हम लोग पाइथागोरस थ्योरम और हीरोन्स फार्मूला भी एक बार देख ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत फेमस हैं। अगर आप मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे हो तो पाइथागोरस थ्योरम और हीरोन्स फार्मूला आपको का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। और इस प्रश्न में दोनों का अप्रोच आप देखोगे भी। तो देखो हीरोन्स फार्मूला से कैसे करोगे, फिर से वही चीज कि आपको ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको मान लेते हैं 3x, इसको 3x, इसको 5x, ठीक है। और ये आपकी ये ठीक है, अभी इतना ही रहने देते हैं। अब क्या है, इसका एरिया निकालोगे। हीरोन्स फार्मूला पहले तो होता क्या है, देखो किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में अगर आपको तीनों साइड्स पता है, ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला कहता है कि उसका एरिया जो होगा ना, ये फार्मूला होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए गुड़ा एस माइनस बी गुड़ा एस माइनस सी। एस क्या है, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इन तीनों साइडों का जोड़ पेरीमीटर होता है परिमाप। अर्ध परिमाप बटे 2 कर दोगे, ठीक है। तो एरिया इस तरह से आ जाता है। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना होता है, एस। तो एस निकालोगे यहां से, तो तीनों साइड्स को जोड़ना है, 5x प्लस 3x, 8x और प्लस 3x, 11x। तो 11x हो गया, पेरीमीटर परिमाप हो गया बटे 2। तो ये एस आ गया। यहां से डायरेक्ट एरिया, ये ज्यादा आसान पड़ेगा आपको इसमें, है ना। यहां से हम लोग तो यहां समझ बना रहे हैं ना, जब आप एग्जाम में करोगे तो बहुत फास्ट होगा ये। तो देखो s इंटू एस माइनस ए का मतलब है ए, देखो ए बी सी, तो इसको ए मानोगे, इसको बी, इसको सी। तो s माइनस ए का मतलब है कि इससे आप 5x 11x माइनस 2 माइनस 5x, ठीक है ना, यही तो है s और माइनस ए, ठीक है। ये चीज आपकी ए है, बी है और ये सी है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो 2 5 जा 10, 10x 11x माइनस 10x x बाई 2। अब क्या करोगे, s माइनस b, तो 3x, 2 3 या 6 और 11 माइनस 6 5x बाई 2, ठीक है। अब करेंगे s माइनस c, तो s माइनस c का मतलब 3x, 2 3 या 6 और 6 5 11, और दोनों ही सेम है, दोनों सेम है, तो इसमें कोई बार बार करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, देखो क्या है, देखो ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, दो जो है, दो, अच्छा ठीक है, s की जगह हम लोग 11x बाई 2 लिखेंगे ना, 11x बाई 2। तो देखो 2 4 बार है, तो यहां पे 2 इंटू 2, क्लियर है। और यहां x भी 4 बार है, तो यहां x इंटू x, ठीक है। तो x भी बाहर हो गया और 2 भी, और 5 2 बार है, 5 अगर 2 बार है तो बाहर जो है सिर्फ एक बार, सही है ना। 5 2 बार था तो एक बार, x 4 बार था तो 2 बार, और 2 4 बार था तो 2 बार, और बचा क्या, रूट 11, ठीक है। तो यहां से 5/4 x स्क्वायर, या ऐसे लिख लो रूट 11, 5 रूट 11 x स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। अब जो है आपको एरिया दी कितनी है, 30 रूट 11, ठीक है। तो एरिया जो है आपको 30 रूट 11 दिया गया है, हमारा यहां से आया है 5/4 रूट 11 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया आपका 30 रूट 11। यहां से आपका रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 6 जा 30, यहां से एक्स स्क्वायर और 4 6 जा 24, यही तो आया था। तो यहां से x जो है हमारा, जब रूट लगाते हो आप, तो 6 4 जा 24, 2 बार 2 रूट 6, ठीक है। तो यह आ जाएगा 5 और 2 रूट 6, सेम आंसर ना।
तो ये अप्रोच जो है आपकी ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली जब आप इससे कर रहे थे, है ना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया गया आपको, समबाहु त्रिभुज दे दिया गया है और 12 सेंटीमीटर उसका साइड है, तीनों साइड बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके तीनों बाहें बराबर, ठीक है। और समझ लेंगे कि पेरीमीटर क्या होगा अगर तीनों साइड बराबर हैं। तो अगर ए साइड है तो 3a, हाइट ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई √3/2a, बिल्कुल सेट कर लेंगे माइंड में, है ना। और एरिया क्या होती है, √3/4a², √3/4a²। इन तीनों फॉर्मूलों को बिल्कुल माइंड में सेट कर लेंगे। ये कहां से आता है इसको बिल्कुल डिटेल में हम लोग कौन से वीडियो में समझ चुके हैं। अभी जो है हमें फॉर्मूले से, जब आप प्रश्न लगाते हो, देखो जब ये रिजल्ट्स कहां से आए हुए हैं, इसका प्रोसेस समझना जरूरी होता है। लेकिन अंततः आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फास्ट करने के लिए फॉर्मूला सेट होना चाहिए, है ना। तो अब प्रश्न में आपके √3 आपको दिया हुआ है 1.732 और एरिया पूछ रहा है। तो अगर फॉर्मूला सेट है, अब प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर। तो अब प्रोसेस देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कुछ भी नहीं होता है एरिया निकालने का। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का होता है वही इसका होता है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी होती है कि जब वर्टेक्स से आप सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री ड्रॉ करते हो, लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो बराबर भागों में उस साइड को विभाजित कर देती है। यहां भी वही होगा। फिर ये a/2 होगा, a/2, फिर आप h निकाल रहे होगे तो √3/2a आ रहा होगा। और एरिया कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस यहाँ a है, हाइट ये है, तो ये आ जाएगा, आप करके देख भी सकते हो, है ना। अब प्रश्न पे आ जाते हैं। एरिया मतलब √3/4a², ठीक है ना। और a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप क्या, और √3 की वैल्यू आपसे बोल रहा है प्रश्न में कि 1.732, और ऑप्शन पे भी फोकस रखोगे, पॉइंट में आ रहे हैं, कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। a 12 × 12 सही है अपॉन 4। तो देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो अब 4 3 या 12, ठीक है, कट गया। अब जो है, अब 3 से जरा इंटू करो इसको, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 7 या 21, 2 कैरी, 3 1 या 3 और 5, और पॉइंट यहाँ लगा दोगे, इंटू 12 बचा हुआ है, 12 3 या 72, 7 कैरी, 12 9 या 108 और 7 115, 11 कैरी, 12 1 या 12 और 11 23, 2 कैरी, 12 5 या 60, 62.352 जो है स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर आपका एरिया आ गया। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। सिर्फ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक कुछ ऑप्शंस में दिए गए हैं। क्लियर है, आसान था अगर ये फॉर्मूले आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के याद हैं तब। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। का अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर से समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर परिमाप दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। आपसे एरिया पूछ रहा है और ये ऑप्शंस है। प्रश्न क्लियर है। तो पेरीमीटर मतलब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड बराबर होंगी, 3a, तीनों को जोड़ दोगे 3a। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, प्रश्न में कुछ भी नहीं है कि अगर जो है 3a = 48, ठीक है, तो a = कितना हो जाएगा, 3 1 या 3, 3 6 या 18, 16 सेंटीमीटर आपका साइड आ गया ना। अब आपसे एरिया पूछा है, तो एरिया जो होता है √3/4 a² मतलब 16, तो 16 × 16, a 16 है तो 16 × 16, ये काटोगे तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। सो सिंपल है ना। और एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, सही है। फॉर्मूला सेट होना चाहिए बस आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, रेक्टेंगल से आया हुआ है, आयत से आया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज से आया हुआ है ना। अभी तक हम लोगों ने ट्रायंगल देखा,
तो देखो क्वाड्रेट्रल में मेनली रेक्टेंगल से ही प्रश्न आए हुए हैं। तो रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको, आयत दिया हुआ है। आयत होता क्या है? जिसकी आमने सामने की, वो चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सारे सारे कोण जो होते हैं ना, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है ना? तो इस रेक्टेंगल का, इस आयत का लेंथ और ब्रेड्थ का, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 है। पेरीमीटर, परिमाप आपसे पूछ रहा है, ये ऑप्शंस है। तो देखो परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर सिंपल है, आप यहां खड़े हो जाओ और चारों तरफ चल के आओ और लेंथ जोड़ लो, L + B + L + B 2L + B। एरिया L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई। डायगोनल विकर्ण जो है, देखो यही पाइथागोरस लगाओगे, d² = L² + B²। वहां से d कितना आ जाएगा? √L² + B²। ठीक है, ये 3 फार्मूले आप रेक्टेंगल में ध्यान रखोगे। अब आ जाते हैं प्रश्न में। तो देखो प्रश्न क्या है कि आपको रेक्टेंगल जो है दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। 3:2 का मतलब है कि अगर लंबाई 3 होगी तो चौड़ाई 2 होगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, मीटर या सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करते हो, यहाँ 3x ले लो, यहाँ 2x ले लो। अब रियल वैल्यू है, वास्तविक मान है ना? तो लंबाई अपनी 3x हो गई और चौड़ाई अपनी 2x हो गई। ठीक है, एरिया दिया हुआ है आपको 150। और देखो पेरीमीटर अगर निकालना है आपको तो L + B यही होता है। इसका मतलब L और B की आपको वैल्यू निकालनी है। L B की अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए। x की वैल्यू कैसे पता चलेगी? एरिया दिया हुआ है आपको। तो देखो एरिया = 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला होता है L × B। L × B मतलब 3x × 2x = 150। सही है ना? तो देखो यहाँ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 6 से काटो, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। तो यहाँ x² जो है 25, तो x = 5। x = 5, तो ये कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15 और ये 2 5 जा 10। क्लियर है ना? और सेंटीमीटर में एरिया थी, तो ये देखो सेंटीमीटर में आएगा, तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब रियल वैल्यू है ना? रेशियो हमेशा संबंध दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। ठीक है, तो अब निकाल लो पेरीमीटर। तो पेरीमीटर लेंथ अपनी हो गई 15 और ब्रेड्थ हो गई अपनी 10, तो 2 × 25 50। क्या पेरीमीटर है, लेंथ है, तो सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है, आसान है, बस सिंपल से फॉर्मूले आपको सेट करने हैं। 2D में बिल्कुल सिंपल है, फिगर फॉर्मूले है ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है रेक्टेंगल आयत से। तो देखो एक आयत दिया हुआ है आपको, उसकी चौड़ाई दी हुई है और लंबाई दी हुई है। लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स इज इट्स पेरीमीटर टू द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। इसका परिमाप इसके विकर्ण की लंबाई का कितना गुना है? इसका परिमाप देखो, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे देखोगे? हाउ मेनी टाइम इट्स पेरीमीटर, इसका परिमाप डायगोनल से कितना गुना है? डायगोनल से मतलब P/D आपको निकालना है। समझ गए? जैसे बोला जाए, मान लो कि 6/2 लिखूं, तो मैं अगर बोलूं कि 6 जो है 2 का कितना गुना है, बस आप डिवाइड कर दो, 3 गुना है ना? तो जब भी इस तरह से प्रश्न आता है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि P/D पूछ रहा है, कौन कितने गुना है किसके। तो पेरीमीटर अगर पूछे कि डायगोनल कितना गुना, तो पेरीमीटर लिखो और बटे विकर्ण, परिमाप बटे विकर्ण, यही अपने को निकालना है। प्रश्न क्लियर है? ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे भाई? परिमाप तो आपका निकल जाएगा। परिमाप जो है यहीं पे 2L + B का मतलब 150 और +80। ठीक है, अब D अपने को नहीं पता है, तो D ये निकालना है, D निकालना है अपने को।
ठीक है, तो डी कैसे निकालेंगे, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो डी रूट एल स्क्वायर और ये स्क्वायर कर लो और 80 स्क्वायर कर लो। अब इसको स्क्वायर कर लो, इसका रूट निकाल लो। थोड़ा सा टफ टास्क हो जाएगा, है ना, लेकिन हम लोग एक पॉइंट हमेशा ही डिस्कस करते हैं और आप नोटिस करोगे कि लगभग हर प्रश्न इस तरह से सेट होता है कि पाइथागोरस बेसिक ट्रिपलेट पे आप एक बार जरूर सोचा करो। पाइथागोरस की जो ट्रिक होती है ना, ट्रिपलेट, तो बेसिक ट्रिपलेट हम लोगों ने याद किया था। तो देखो एक बेसिक ट्रिपलेट होता है आपका 8, 15, 17, क्लियर है, 8, 15, 17 होता है। और मैंने बोला था इसका मल्टीपल भी लोगे, अगर तीनों को एक नंबर से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो भी ट्रिपलेट बनाते हैं, है ना। तो अब देखो ये एक बेसिक ट्रिपलेट है। कैसे मैंने इसको जज किया, 150 था तो 15 देख रहा हूँ, 8 देख रहा हूँ, तब मुझे ध्यान आ रहा है कि 8, 15, 17 तो ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट मतलब समझते हो ना, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय को, थ्योरम को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इनटू अगर 10 करोगे तो ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 150 और ये आ जाएगा 170, ठीक है। 80, 150, तो ये डी कितना हो गया, 70, सबसे बड़ी भुजा, है ना। देखो ये इक्वल टू 170 डायरेक्ट, आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये स्मार्टली करना है, जितना कम से कम टाइम में आप प्रश्न कर सकते हो उतने कम टाइम में करना है। और हमारा यहाँ पे सिर्फ समझ रहे हैं हम लोग प्रश्न को, तो एम ये होना चाहिए कि हर प्रश्न को, मैं अपने साइड से हर प्रश्न को कम से कम टाइम में कैसे किया जाए, हर प्रश्न को थॉट दे के ही आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, है ना। तो देखो क्या है, डी कितना 170, तो डी लिख लो 170, ठीक है। तो 2 और 150 प्लस 80 कितना 230 अपॉन 170। ऑप्शन देखो, प्रश्न बिना ऑप्शन की कंपटीशन में कंप्लीट नहीं होता है, तो ऑप्शन देख लिया करो। ऑप्शन हम आप पॉइंट में देख रहे हो, इसका मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। और यहां से आइडिया लगता है कि आप जहां आप फाइनली तो आपको इसमें से एक ढूंढने है ना, तो एक आइडिया ले लिया करो पहले ही ऑप्शन देख के। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 46, 17, 17 2 या 34, 17 3 या 51, 3 वाले पहले ही काट दो, ठीक है। तो 2 वाले लेकिन 3 दिए हुए हैं, कोई बात नहीं। 17 2 या 34, 34 और 12, ठीक है ना। 12 बचा, पॉइंट लगाओगे 120, 17 7 जा और 17 7 जा 119। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। 17 और 34, 120 के आसपास आप 7 टाइम में चले जाओगे और आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। हमेशा कोशिश किया करो कि पूरी कैलकुलेशन न करनी पड़े, यहाँ तो करनी पड़ी। ऐसे कई आपके कैलकुलेशन आएंगे जहां पॉइंट में चीजें दी रहेंगी, तो एक आइडिया लिया जाता है। मान लो जैसे यहाँ मान लो 4.5 होता, यहाँ कुछ 5.3 होता, तो अगर 2 आते ही अब आगे नहीं करना था, 17 2 या 34, 17 3 या 51, तो 17 2 पे रुक जाओगे, ऑप्शन मार के आगे अपने को बोर्ड एग्जाम थोड़ी है कि स्टेप मार्किंग होनी है। पॉइंट समझ गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, है ना। अगला प्रश्न है रेक्टेंगल का, आयत का। क्या कह रहा है समझते हैं। द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। आयत की जो चौड़ाई है वो उसके लंबाई से 2 मीटर जो है, 2 मीटर कम है। परिमाप दिया हुआ है पेरीमीटर और आपसे लेंथ पूछ रहा है, और ये ऑप्शंस है ना, बिल्कुल क्लियर ऑप्शंस है, कोई पॉइंट वगैरह नहीं है। तो देखो क्या है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अगर लेंथ L है तो उसकी चौड़ाई ब्रेड्थ L-2 है, ठीक है। अगर ये L मीटर है, इसकी लंबाई L मीटर है, तो चौड़ाई 2 मीटर कम है, तो L-2 मीटर है। इतनी बात पक्की है, ठीक है। और पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 68, ठीक है। लेंथ निकालनी है, मतलब L निकालना है आपको ना, तो पेरीमीटर की हेल्प से निकाला जाएगा 68। और पेरीमीटर होता कितना है 2L + D, तो 2L
और प्लस बी इस केस में क्या हो गया, L माइनस 2 इक्वल टू 68। क्लियर है? तो 2 यहां से देखो, यहां से क्या है कि आप 2 काट लो पहले, 234 सही है ना। तो अब आ जाएगा आपका 2L माइनस 2 इक्वल टू 34, तो 2L इक्वल टू 36, तो L इक्वल टू 36/2 18। किसमें? मीटर में। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर मीटर में। ठीक है। और यूनिट जो है, यूनिट सारी आपकी मीटर में ही ऑप्शन है, तो L जो है बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है, सिंपल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है। क्या कह रहा है? एंगल ऑफ आर्क एट द सेंटर, चाप द्वारा केंद्र पर कोण बटे 360 डिग्री इंटू पाई इंटू डायमीटर इंटू व्यास। ठीक है। ये किसके बराबर होता है ना? क्या रेडियस बोलते हैं इसको? क्या लेंथ ऑफ आर्क के बराबर होगा? क्या लेंथ ऑफ सेक्टर के बराबर होगा? या एरिया ऑफ आर्क के बराबर होगा? चाप के क्षेत्रफल के बराबर होगा? ये आपका प्रश्न है। प्रश्न तो सिंपल है, लेकिन इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझा है तो देखो क्या है। सर्किल का प्रश्न है। सर्किल क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे आप पॉइंट्स को जब मिलाते हो तो वो सर्किल बनता है। कॉन्सेप्ट वीडियो में सर्किल के एकदम अच्छे से इन सारी चीजों को समझा गया है। आर रेडियस होता है, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे सरकमफ्रेंस से जो दूरी होती है वो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। व्यास डायमीटर क्या होता है? डबल होता है किसके? रेडियस के, है ना। ये जो है व्यास है, ये भी आर है, तो ये 2r हो जाएगा। एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखेंगे। अब हमारे प्रश्न से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे है। अगर ये सर्किल है और मान लो कोई हम लोग एक पार्ट ले लेते हैं, आर्क ले लेते हैं, है ना। इस पूरे का एक चाप ले लेते हैं। अब ये चाप सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है ना। और ये रेडियस होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इस चीज को सेक्टर बोलते हैं हम लोग। सेक्टर, त्रिज्या खंड, जो दो त्रिज्याएं हैं और एक चाप से मिलके जो खंड बनता है उसको त्रिज्या खंड बोलते हैं। ठीक है। ये माइनर सेक्टर होता है, ये मेजर सेक्टर होता है। ये सारी बातें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब देखो क्या है, तो अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना होता है, ठीक है ना, ये चीज अगर निकालनी होती है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? θ/360 2πr। कैसे आता है? देखो 360 डिग्री, ये पूरा सर्किल जो सेंटर पे कितना बना रहा है, अगर ये पूरा आर्क ले लिया जाए, मतलब पूरा सर्किल ही ले लिया जाए, तो सेंटर पे 360 डिग्री बनाता है। तो 360 डिग्री का जो पेरीमीटर कितना होता है, लेंथ कितनी होती है पूरे की? 360 डिग्री का सेंटर बना रहा है तो लेंथ 2πr। तो थीटा पे कितना? तो θ/360 2πr। ठीक है। इसको डिटेल में अगर आपको समझना है तो कॉन्सेप्ट वीडियो को गो थ्रू करो। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, देखो तो अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात कर रहा है। सेक्टर मतलब ये पूरा, ये ठीक है ना, ये पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है, खंड है, त्रिज्या खंड। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो आप क्या करोगे? L जोड़ोगे, फिर R, है ना। तो L प्लस 2R जो है आपका इसका पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं प्रश्न पे। और देखो इसमें एरिया ऑफ आर्क पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ सब कुछ, तो ये भी समझ लेते हैं ना। ठीक है। अब देखो क्या है, इसी सेक्टर का एरिया की बात हो तो बिल्कुल वही लॉजिक। अगर पूरे सर्किल के एरिया की बात हो, पूरा सर्किल सेंटर पे 360 बनाएगा, तो पूरे सर्किल के एरिया की बात हो तो πr स्क्वायर, मतलब 360 डिग्री πr स्क्वायर, तो 1 डिग्री πr स्क्वायर अपॉन 360, तो थीटा अपॉन 360 πr स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं इसको। अब इसको अभी अलग से समझेंगे जब प्रश्न आएगा, है ना। तो अब कॉन्सेप्ट लगाओ। अब देखो क्या दिया हुआ है आपका, एंगल ऑफ आर्क एट सेंटर का मतलब क्या है? थीटा। ठीक है। अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई।
डायमीटर, डायमीटर कितना होता है, व्यास कितना होता है, 2 इंटू रेडियस, है ना, 2r। तो देखो ये फॉर्मूला आपको कहां दिख रहा है बोर्ड पे, ये फॉर्मूला दिख रहा है यहां पे मेरे को, θ/360 2πr, इसको भी आप 2πr लिख सकते हैं ना, θ/360 2πr। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला है किसका, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बनता है, तो आप सिंपल ये टिक कर दोगे। सो सिंपल है ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, आपको डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 108 डिग्री, और आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, चाप की लंबाई पूछ रहा है, और ये ऑप्शन है ना। तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360। तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, थीटा क्या दिया हुआ है 108, ठीक है, 2πr। तो अब देखो ये r कहां से मिलेगा आपको, तो यहां डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का मतलब क्या होता है 2r, सही है ना, 2 इंटू रेडियस। तो देखो अब ये 2 इंटू रेडियस को एक साथ ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा 108/360, और 2r की वैल्यू क्या है 7, और पाई की वैल्यू 22/7। देखो अगर प्रश्न में आपको वैल्यू पाई की नहीं दी होती है मान लो, वैसे तो मैक्सिमम प्रश्न में आपको दी रहेगी, जो इस साल 2023 में जो प्रश्न आए हुए हैं लगभग सारे प्रश्नों में आपको वैल्यू दी हुई है। 22/7 अगर यूज करना है तो ये दिया हुआ है, या तो 3.14। अगर मान लो प्रश्न में नहीं दिया होता है तो आप 22/7 लेके करने की कोशिश किया करो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल। अब देखो आप प्रैक्टिस से इसको देखोगे, मैक्सिमम टाइम ये आता है कि 36 का 3 टाइम्स क्या होता है 108 होता है ना। टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ डाटा जो है ना आप जब ढेर सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो सेट हो जाएगा। तो इधर 0 बचा है, मतलब 10 बचा है ना। तो देखो क्या है, अब ये हो गया अपना 22 3 66, और नीचे 10 था तो कितना आ गया 6.6 लेंथ है, तो सेंटीमीटर में आएगी। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले आपको सेट होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गिवन है रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी गई है, सेंट्रल एंगल आपको केंद्रीय कोण जो है 45 डिग्री दिया गया है, और आपसे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर त्रिज्या खंड का परिमाप पूछ रहा है ना। तो फॉर्मूला सेट है अपने को, और पेरीमीटर जो होता है L+2r, है ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मतलब L+2r, और 2r का मतलब है r आपको दिया हुआ है 4, इसका मतलब L चाहिए। L का फॉर्मूला यहां से सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 45/360 डिग्री इंटू 2, पाई की जगह 22/7, पाई की जगह 22/7 इंटू r 4, सही है। यहां से L आ जाएगा अपना, तो देखो क्या होगा 45 2 जा 90 डिग्री, और 9 4 जा 36, मतलब 8 टाइम्स हो गया है ना, 8 टाइम्स हो गया। थोड़ी कैलकुलेशन स्मार्टली करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस से आएगा। 2 4 जा 8, 8 से कैंसिल हो गया, 22/7, तो L की वैल्यू क्या आ गई 22/7 सेंटीमीटर। अब यहां रख दोगे 22/7 + 8, सही है। अब 7 8 जा 56, और प्लस 22, तो 56 और प्लस 22 कितना हो जाएगा 78, 78/7 सेंटीमीटर इज योर आंसर, एंड डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है, सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूलों पे बेस्ड है, फॉर्मूले में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोला था, सेक्टर त्रिज्या खंड, है ना। आर की लेंथ पूछेगा तो अलग से, ठीक है, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हर फॉर्मूले को, ये अलग फार्मूला है, ये अलग फार्मूला है ना, ये लेंथ ऑफ आर कैसे, और ये पेरीमीटर, ये तीनों जोड़ के आता है। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, क्या कह रहा है,
सेक्टर ऑफ एरिया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है। आपको रेडियस त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल जो है केंद्रीय कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर सिंपल फॉर्मूला है अपना। तो अब कैसे करोगे, ये जो है थीटा दिया हुआ है, थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है, इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 5 × 5। कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा अपना, है ना। ये 6 टाइम्स, ये जो है 6 टाइम्स, ठीक है। और कुछ कटेगा, हाँ 2 11 2 3 या 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा 11 × 25 और 7 3 या 21, ये 25 और 175/21, ठीक है। 275/21। अब ऑप्शन देख लिया करो एक बार कैलकुलेट करने से पहले। तो अब देखो क्या है, इसको काटोगे तो कितनी बार जा रहा है, 21 बन जा 21, बचा कितना रिमाइंडर 6, 65, 21 3 जा 63। अब पॉइंट लगाओगे 2 रिमाइंडर 20, आगे नहीं बढ़ना है। ऑप्शन देखो 12 13 14 15, अब 13 के बाद कुछ भी आए अपना ऑप्शन यही करेक्ट ऑप्शन है ना। इसीलिए कैलकुलेशन हमेशा ऑप्शन देखते हुए फोकस करके कैलकुलेशन करना है ना। अब 13.1 आगे कैलकुलेट करने का कोई मतलब था क्या, सिर्फ टाइम किल होता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है। पिछले प्रश्न में एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा था, रेडियस त्रिज्या दिया हुआ था। इस बार एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है आपको, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, त्रिज्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है। तो फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे। तो देखो क्या है, एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 1848 स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर होता कितना है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 270/360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर तो निकालना है, और ये 1848। अब हम लोग कट्टम कुट्टम खेलेंगे, जीरो से जीरो कट गया, 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27, ठीक है। अब जो है 11 से जाएगा, ये 11 1 जा 11, बचा कितना 7 74, 11 6 जा 66, रिमाइंडर 8 88, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 8 6 जा 48, सही है। तो यहां से आर स्क्वायर कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया, देखो इधर 4 7 जा 28, उधर 28 है ये, इंटू 28, तो आर इक्वल टू 28 मीटर। आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सही है। सिर्फ फॉर्मूला लगाओ तो आंसर लो। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये है अपना अगला प्रश्न। क्या कह रहा है, थोड़ा डिफरेंट है इसलिए फोकस करेंगे। सेक्टर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 32 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्या रेडियस दी हुई है 12 सेंटीमीटर और आपको चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क ज्ञात करना है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर एएस में, एरिया ऑफ सेक्टर एएस और लेंथ ऑफ आर्क एल, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो ये फॉर्मूला है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे तो डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा। और इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे आया। देखो एएस का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, सही है। लेंथ ऑफ आर कितनी होती है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड करोगे जब तो एएस बाई एल, एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ आर,
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 कॉमन है, कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये एक आर बचेगा और 2 ये बचेगा, है ना। अब देखो यहां से ए एस इक्वल टू उधर ले जाओगे तो हाफ और एल और आर, ए एस इक्वल टू हाफ एल आर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो आप लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई को गुणा कर दोगे किससे, त्रिज्या से, रेडियस से, और आधा कर दो। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। तो अब जो है इस पे प्रश्न पे आते हैं अपने डायरेक्ट, है ना। तो ये रिजल्ट हम लोग सेट रखेंगे। तो देखो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हाफ एल इंटू आर। क्लियर है। और आपको एल निकालना है ना, एल निकालना है यहाँ पे। तो एल क्या होगा देखते हैं। आपको ए एस दिया हुआ है 32 पाई, 32 पाई। क्लियर है। हाफ जो है और एल निकालना है, और आर दिया हुआ है 12। क्लियर है ना। तो यहां से आप काटोगे तो 4 3 या 12 और 8 4 या 32। तो यहां से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, रीअरेंज कर देते हैं। ये 2 इधर जाएगा तो 2 8 या 16, और 3 नीचे आएगा तो 16/3 यूनिट जो होगी सेंटीमीटर में। तो 16/3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज योर। अब पाई तो रही गया ना, पाई। ठीक है, 16/3 पाई सेंटीमीटर। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चले। ये अपना प्रश्न है, क्या कह रहा है, फिगर दिया हुआ है इसमें, और आपकी चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क बोल रहा है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। इस आर्क का जो लेंथ है आपको क्या दिया हुआ है, 3 टाइम्स रेडियस। रेडियस के त्रिज्या के तिगुना है ये वाली लेंथ। तो अगर त्रिज्या आर है तो ये कितना हो गया, 3r, है ना। और आपसे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी पूछ रहा है, इस सेक्टर का एरिया पूछ रहा है ना। प्रश्न क्लियर है। और ऑप्शंस जो हैं आर के टर्म्स में रहेंगे, इसलिए अपने को इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि आर की वैल्यू नहीं दी है। क्लियर है ना। इसलिए क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी आपको पढ़ना होता है, तब जाके क्वेश्चन कंप्लीट आप पढ़ते हो, है ना। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। तो आप जानते हो कि एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे लिख लो, ओ ए और बी। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री। अच्छा ठीक है, ये तो और सिंपल हो गया। अपना फॉर्मूला डायरेक्ट जो है, ए एस इक्वल टू हाफ एल इंटू आर होता है। ए एस अपने को निकालना है, हाफ एल कितना हो जाएगा, एल एल तो यही है 3r, 3r, और आर तो आर के फॉर्म में तो आंसर आना ही है। तो क्या हो गया, 3/2r²। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो सिंपल, है ना। तो इस पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि कुछ रेडियस दिया नहीं हुआ, आपके ऑप्शंस में रेडियस के फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, और ऑप्शन देख के आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कैलकुलेटिव प्रश्न है ना। समझेंगे कैलकुलेशन पे भी, स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है उसको भी देखेंगे। तो पहले इसको अप्रोच करते हैं कैसे। क्या दिया हुआ है, आर चाप की लंबाई दी हुई है आपको 23.1 सेंटीमीटर। आपको सेंट्रल एंगल 18 दिया हुआ है। आपसे वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल पूछ रहा है। क्लियर है, प्रश्न क्लियर है। और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं खतरनाक से। तो देखो क्या है, सबसे पहले प्रोसेस से देखते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क आर दिया हुआ है। देखो ये क्या होता है, पाई r² होता है फॉर्मूला। लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है आपको, तो लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 23.1। अब लेंथ ऑफ आर्क होता क्या है, थीटा बाई, तो थीटा कितना है 18, और बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7, 2 पाई आर। जो है आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यही तो निकालना है।
23 आप आर यहां से निकालोगे और फिर इसमें एरिया में पुट कर दो, और कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है कि अब कट्टम कुट्टम खेलो। 18 2 जा 36 20। ठीक है, अब देखो ये जो जीरो है उधर जाएगा तो ये पॉइंट जो है पॉइंट को खा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो क्या है, 11 2 जा 22 और 11 2 जा 22, 1 बचा 1 है ना, 11 1 जा 11, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो अब यहां से रेडियस अपना कितना आ गया, 21 इंटू 7/2। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया सिंपल है, निकाल लो। तो एरिया क्या हो जाएगी, एरिया आपकी हो जाएगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर को 2 बार लिखना पड़ेगा, 21 इंटू 7/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 7 से 7 कैंसिल कर दोगे, अब कुछ कट रहा है नहीं, तो अब 22 को 21 से मल्टीप्लाई, 21 का मान लो आप 21 स्क्वायर जानते हो, 441 बहुत लंबा जा रहा है ना, किया जा सकता है लेकिन 10-15 सेकेंड आपका ले जाएगा, 15-20 सेकेंड के आसपास है ना। आप खुद इसको कैलकुलेट करके डिसाइड करना कि कितनी जल्दी आप इसको कर पा रहे हो, है ना। देखो 21 का स्क्वायर 441 होता है, फिर 441 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर 7 से करोगे, फिर 4 से डिवाइड करोगे, तब जाके, और ऑप्शन बहुत खतरनाक से है ना, और एक भी इधर उधर डिजिट गई तो फिर सब गड़बड़। तो अब देखो स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है, बहुत ही ध्यान से फोकस के साथ हाईली कंसंट्रेट होके देखोगे, वरना मिस हो जाएगा, कैच नहीं कर पाओगे, है ना। तो देखो क्या है, एक कॉन्सेप्ट समझो कि एरिया जो है ना, एरिया पाई आर स्क्वायर है। पाई मतलब 22/7। ठीक है, तो अब देखो एरिया जो भी है आपके, ये ऑप्शंस में से एक है, और ऑप्शन क्या बता रहे हैं आपके कि आपकी जो भी एरिया आ रहा है फाइनली वो टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब डेसिमल के बाद भी एग्जैक्टली कट जा रहा है ना, डेसिमल के साथ ही सही लेकिन एग्जैक्टली कट के आ रहा है। तो इसका मतलब यहां से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि देखो 2 इंटू इसको 22 को 2 इंटू 11 लिख रहा हूं और आर स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, आर जो होगा ना, अगर 7 से जब काट रहे होगे तो कट रहा होगा, तभी तो फाइनली कट के आ रहा है, पॉइंट में ही सही। ठीक है, और एक चीज इस पे फोकस करो, इस पे मैंने कहा एरिया ये होती है, 22 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 11 में। तो देखो अब जो भी आपका आंसर आया है ना, देखो यहीं से तो आपका आंसर, मान लो पहला ही ऑप्शन उठाते हैं 988.50, यही तो आपकी वैल्यू आएगी, आर की जो भी वैल्यू आ रही होगी। मेरा कहना है कि अब 11 से तो मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, मतलब इसमें 11 छिपा होगा ना, पक्की बात है, मतलब ये 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, होगा सर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 11 है। तो देखो नीचे 11 तो काटने के लिए नहीं है ना, 7 है सिर्फ, इसका मतलब एक चीज पक्की है कि ये नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 11 है ना। इतनी बात क्लियर है। तो अब देखो क्या है, इसका मतलब आप चेक कर लो, मल्टीपल ऑफ 11 मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा होगा, पक्की बात है, 11 से डिवाइड हो रहा होगा। तो अब हमें चेक करना है कि इन चारों में से, अगर फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो बस चारों में से चेक कर लो कि 11 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से ब्लाइंडली चेक नहीं करेंगे कि 11 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, फिर तो कोई मतलब नहीं हुआ, फिर तो वही वाली कैलकुलेशन सही थी। स्मार्ट अप्रोच ये है कि 11 से डिवाइड करना है, और उसके लिए भी स्मार्टली आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पता होना चाहिए। तो यहां थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है। कोई नंबर अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो उसको चेक करने का क्या तरीका है, बड़ा सा नंबर है ये, तो मान लो 2 2 4 5 डिजिट का है, मान लो 7 डिजिट का भी नंबर अगर होता है, या कितने भी डिजिट ले लो, रूल क्या कहता है, देखो ये क्या है, ये आपके 7 डिजिट के मान लो नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक भी ले सकते हो।
अब अगर आपको चेक करना है कि ये 7 डिजिट का जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, आप ऑड डिजिट ले लेना है, ऑड प्लेसेस ले लेना है और सम कर देना है ऑड प्लेसेस का। 1 3 5 7 विषम विषम जो पोजीशन है, प्लेस है, उसको ऐड कर देना है और फिर ये सम इवन 2 4 और 6 उसको ऐड कर दो। मान लो बी आता है और ऑड वाले को ऐड करने में मान लो ये आता है, तो देखो ऑड प्लेसेस ना, ऑड प्लेसेस को जो ऐड करके आ रहा है और इवन प्लेसेस को जो ऐड करके आ रहा है उसको माइनस करोगे। अगर 0 या 11 का मल्टीपल आता है, 11 का गुणा आता है, तो ये नंबर हमेशा ही 11 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल, मान लो इस नंबर को चेक करना है तो मैं पहले 5 + 7 ऑड वाला ले रहा हूं, 1 3 5 प्लेस का, 5 + 7 12 और 12 और 9 21, तो ये ए आ गया। अब बी के लिए 6 + 8 14 -14, ये क्या आएगा 7। 7 क्या 0 है या 11 का मल्टीपल है? नहीं है। इसका मतलब ये नंबर आप डिवाइड करके देख लेना, 11 से कभी डिवाइड नहीं होगा, है ना। अब इसको देखते हैं, ये नंबर है तो देखो 0 से कोई मतलब नहीं है अपने को, क्योंकि अगर ये नंबर डिवाइड होगा तो 0 रहे ना रहे वो पूरा नंबर डिवाइड होना ही होना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, ऑड प्लेसेस, तो 1 + 8 9 और 7 + 2 9, ऑड का 9 और इवन का भी 9, 0 आ गया। ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, होगा। और छोटा नंबर देख, 11 1 जा 11, 6 बचा 68, 11 से जा 66, 2 बचा 22, 11 2 जा 22। क्लियर है। तो देखो अब क्या है ना, अब इन ऑप्शन देखो, अब सिंपल हो गया। अब क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि आप ये प्रश्न जो भी है, जो भी वैल्यू दी हुई है उस पर फोकस नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन पे जाओ। ये प्रश्न देखो, ऑप्शन पे डायरेक्ट जाओ, 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। तो देखो चेक करने का मतलब है 0 तो हटा ही दूं, मैं सब में से 0 हटा दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, पॉइंट का भी कोई मतलब नहीं है, बाई 10 देगा, बाई 10 देगा, कोई मतलब नहीं है वैसे भी। ठीक है, अब ये नंबर, इनमें से जो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा वही अपना आंसर है। और 11 से डिवाइड होने का मतलब 1 + 9 10, 9 + 8 18। ठीक है, ऑड का हो गया, 18 आया, 18 और 6 + 8 14 और 14 और 5 14 5 19, 18 - 19 -1 आ जा रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं, 1 + 9 10, 10 + 8 18। ठीक है, तो 18 आ गया और 6 + 7 13 और 13 और 5 18, 0 आ गया आंसर। आप ये भी चेक कर लोगे, ये तो नहीं था, ये दोनों भी नहीं होंगे, चेक करके आप देख लेना। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, एक बार कैलकुलेशन में चले गए तो आप 1-2 प्रश्नों का टाइम कैलकुलेशन में लेके चले जाओगे। जो कुछ क्वेश्चंस सेकंड्स के थे, 15 30 20 सेकंड्स के, वो आप कैलकुलेशन में दे दोगे इस प्रश्न में। इसीलिए ये स्मार्ट अप्रोच याद रखो, इस टाइप के प्रश्न में बहुत काम आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। ये हमारा 2D मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का लास्ट प्रश्न है। तो क्या दिया हुआ है आपको इस प्रश्न में, एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ दी हुई है, सर्किल में कॉर्ड है, लेंथ दिया हुआ है, एक्स वाई कॉर्ड का नाम है और उसकी लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड एक्स वाई। वृत्त के केंद्र से जीवा तक की दूरी ज्ञात करनी है, परपेंडिकुलर लंबवत दूरी। और ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है, सर्किल में हम लोग ऑलरेडी सर्किल चैप्टर में, ज्योमेट्री सर्किल में ये कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि जब सेंटर से कॉर्ड जीवा, ये आपकी क्या है, ये आपकी कॉर्ड है। ठीक है, जीवा है और ये सेंटर है, केंद्र है ना। ठीक है, सेंटर है, केंद्र है। तो अब केंद्र से यहां प्रॉपर्टी क्या थी, ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े थे कि जब भी सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री आप बनाओगे तो ये जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, वो कॉर्ड को, जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगी। मतलब सेंटर से यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करो
तो इस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट देगा। क्लियर है? और एरिया क्या होता है सर्किल का? पाई आर स्क्वायर। ये तो क्लियर ही है। तो देखो क्या होगा थॉट प्रोसेस। पहले तो फिगर बना लेते हैं। ये है अपना सर्किल, ये है अपना, ठीक है ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है प्रश्न कि ये कॉर्ड है आपका, ये है आपका सेंटर। कॉर्ड का नाम दिया हुआ है एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही निकालना है। मान लेते हैं इसको P और इसको मान लेते हैं Q। तो हमें ये पता है सर्किल की प्रॉपर्टी से वृत्त के गुण से कि अगर लंब ड्रॉ करते हैं तो ये बराबर भागों में बांट देगा। क्लियर है? मतलब एक्स क्यू बराबर क्यू वाई होगा। ठीक है। अब एक्स वाई की लेंथ दी हुई है, एक्स वाई की लेंथ दी हुई है और 10 सेंटीमीटर। ये चीज आपको 10 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो और एक्स क्यू और क्यू वाई क्या हो जाएंगे? 5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है ना? ये 5 और ये भी 5। ठीक है। अब जो है एरिया ऑफ सर्किल दिया हुआ है, तो देखो थॉट प्रोसेस क्या होगा, अप्रोच क्या होगा प्रश्न का। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, आपको ये डिस्टेंस पता है। अगर हमें ये रेडियस पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दिया जाएगा थ्योरम। तो रेडियस कैसे पता चलेगा? अपने को एरिया दिया हुआ है, तो एरिया आपको दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब है, तो एरिया आपको 616 दिया हुआ है। ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7। आर का मतलब है, आर आपको निकालना है, और 616। ठीक है। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 6, 11 6 जा 66। ठीक है। ये काटोगे तो 28। अब आर स्क्वायर जो है 28 इंटू 7, तो आर स्क्वायर, इसको ब्रेक करो, 4 7 जा 28 होता है। तो अब आर क्या हो जाएगा? 4 का 2 और 2 पेयर जो है वो एक ही रह जाएगा। तो आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? रेडियस आ गया, मतलब ये अपना 14 आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो अब क्या है, इसको जूम करके देख लो और पाइथागोरस लगा लो। ये जो है आपका 5 है, ये 90 डिग्री, ये 14, ये पी क्यू और एक्स ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। 5 और आपको पी क्यू निकालना है, आपको पी क्यू निकालना है। तो देखो क्या है, पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस का मतलब पी क्यू स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर इक्वल टू 14 स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से पी क्यू स्क्वायर 14 स्क्वायर मतलब 196 और 5 स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो -25। तो यहां से पी क्यू जो है रूट 196 माइनस 25 171 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये पी क्यू यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, पर केंद्र से जीवा एक्स वाई तक की लंबवत दूरी, केंद्र से एक्स वाई जीवा की लंबवत दूरी पी क्यू निकाल लिया आपने। रूट नो, देखो फोकस करना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कई बार एग्जाम में होता है, मैंने बच्चों को ये करते हुए पाया है और मैंने यहाँ खुद कर दिया। 171 थोड़ी लिखा हुआ है, ये डी फ्लो में हो जाता है ना। तो फोकस रखोगे, और एक बार कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन पे टिक करने से पहले थोड़ा सा फोकस चाहिए होता है, 1 सेकेंड का, और वो फोकस हट गया तो आपका 1 मिनट गया। क्लियर है ना? तो ये हमारा कंप्लीट होता है मेंसुरेशन 2D। और हमारी फाइंडिंग क्या है, हमारी एनालिसिस क्या कहती है कि आपको मेंसुरेशन 2D में सिर्फ जो है रिजल्ट्स, फॉर्मूले और थ्योरम अगर कोई है तो रिजल्ट्स याद रखो, फॉर्मूले याद रखो, डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं, है ना। और उसको याद करने के लिए आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे जो भी हमने लिखा उसको नोट्स के फॉर्म में कॉपी में नोट कर लो, एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज कर लेना, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी 2023 पेपर में आए हुए हैं उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D, 3 डायमेंशन मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।